बाजार बोलता है, इसमें हम बात करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा की और उस पढ़ना शुरू करते हैं कि एफआईज ने कल क्या किया और डीआईज ने कल क्या किया। तो एफआईज ने कल के सत्र में अगर हम देखें तो एक मामूली ख़रीदारी की है और ये मामूली ख़रीदारी मार्केट के काम नहीं आ पा रही है, क्योंकि देखिए मार्केट को चाहिए कि मार्केट को थोड़ा सा फ्यूल चाहिए, और फ्यूल ये 200-500 करोड़ की ख़रीदारी से नहीं मिलेगा। हालांकि ये सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं है, ये सेंटीमेंट पॉजिटिव ही है, लेकिन आज चूँकि फ्यूल नहीं था तो मार्केट में गाड़ी चली नहीं आगे। 221 करोड़ की बाइंग एफआईज की, डीआईज की बाइंग केवल 591 करोड़ रुपए। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल, वहाँ पे क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसीज में देखें तो कल अमेरिकन मार्केट तो करीब 0.5% बढ़कर बंद हुआ, लेकिन शंघाई और हैंगसेंग में करीब 1% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी फ्लैट है, जापानीज मार्केट फ्लैट है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ के साथ चल रहे हैं। ग्लैनमार्क वाओ 10% ऊपर और टारगेट हिट। कल ही हमने बात की थी, कल आई थिंक मानस सर थे, यस मानस सर की ये कॉल थी और उन्होंने 2000 समथिंग के ही टारगेट दिए थे। कल हमने फंडामेंटल कॉल पर भी बात की थी कि इसमें 2000 समथिंग के टारगेट आ रहे हैं, टारगेट हिट हो गए हैं। जिन लोगों ने लिया उनके बल्ले बल्ले। नेटवर्क 6% ऊपर है, जेपी पावर 5% ऊपर है, आनंद राठी वेल्थ आज 5% ऊपर है। आनंद राठी वेल्थ के आज मैनेजमेंट से भी बात करेंगे कि क्या रिजल्ट के बाद, क्योंकि यही एकमात्र शेयर है जिसके नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे आए हैं और शेयर ऊपर है नतीजों के बाद, केवल एक शेयर। तो जो स्टार्ट की है, जिसको हम हिंदी में बॉनी करना कहते हैं, तो आनंद राठी वेल्थ ने तो अच्छी बॉनी कर दी है। मैनकाइंड करीब 5% ऊपर है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो आज टॉप लूजर्स की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए इरिडा 5% नीचे। इनके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 36% की प्रॉफिट में गिरावट और फिर एनपीएज में बढ़त, तो वो थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर देख रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 4.5% नीचे है। पीसी ज्वेलर चलने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। टाटा एलेक्साई आफ्टर रिजल्ट्स इम्पैक्ट है। वी मार्ट 4% नीचे। तो ये कुछ एक काउंटर जहाँ पर की प्रेशर पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं अमेरिकन और भारत की ट्रेड डील से। इस पर क्या अपडेट है? तो इस पर अपडेट ये है कि ट्रेड डील को लेकर दोबारा बातचीत शुरू हो गई। मार्केट इससे भी थोड़ा सा परेशान है, क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि शायद इनकी बातचीत हो गई है, इंडिया ने ऑफर भी कर दिया, अमेरिका शायद ट्रेड डील को मान लेगा, लेकिन अमेरिका ने नहीं माना। उन्होंने बातचीत के लिए फिर इंडिया वाले जो लोग हैं उनको अमेरिका बुलाया। तो इंडिया का एक जो दल जो पहले भी जाता रहा है वो फिर अमेरिका जाएगा, फिर बातचीत करेगा, फिर ट्रेड डील फाइनल करेगा। तो लेट्स सी कि ये कब तक ट्रेड डील होती है, कब तक टलती है। प्रशांत सर, पहले तो यही एक चीज़, ये ड्रामा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पहले टैरिफ फिर ट्रेड डील, अब ये जब तक सुलझेगा नहीं, ये सारी कंपनियों को उलझा कर रखेगा। देखिए टीसीएस ने भी अल्टीमेटली तो यही बात बोली है ना, उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट बोल रहा हूँ कि टीसीएस ने भी यही बात बोली है कि भाई अमेरिका के जो बिजनेसमैन है वो बता नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कितना स्पेंड करना है, इसलिए हमारी बहुत सारी पोटेंशियल डील नहीं हो पा रही हैं। वही अवसर दिख रहा है। क्या लग रहा है सर? देखो, हमने लास्ट 2-3 महीने से ये जो वॉलेटिलिटी है स्टेटमेंट्स के और अपडेट्स जो है इंडिया यूएस के बीच में, ये हमने झेला हुआ है। मार्केट्स ने उसको ओवरऑल डिस्काउंट कर चुका है, नॉट ऑन द बैड साइड बट ऑन द गुड साइड, की देखो ट्रेड डील तो होना ही है और उन्होंने ट्रम्प साहब अपने मुंह से ही बताया है कि वी विल हैव ए ग्रेट डील विथ इंडिया। तो द ग्रेट डील क्या है ये वेट एंड वॉच ही बता सकता है। बट अगेन टॉप जो 100 कंपनियां हैं इंडिया में जो लिस्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं यूएस से अपना एक बिजनेस लिंकेज होता ही है। तो दे आर आल्सो वेटिंग एंड वाचिंग कि ये उनके बिजनेसेस पे, उनके सेक्टर्स पे कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे टीसीएस ने बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो टैरिफ का जो कंसर्न्स है उससे उनका स्पेंडिंग में समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेंड क्या होगा। तो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां जो भी टाटा मोटर्स हो या रिलायंस हो या कोई भी हो, तो दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू यूएस इकोनॉमी। तो वेट एंड वॉच स्टेटस तो रहेगा ही। बट अगेन नाउ दे मोर फोकस वुड बी ऑन द Q1 अर्निंग्स, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी। मुझे लगता है कि Q1 अर्निंग्स में ज्यादा होप है, बट वो अगर होप थोड़ा सा फेल होता है तो फिर शायद मार्केट वहां पे थोड़ा सा अगेन नेगेटिव ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा मार्केट का पेन पॉइंट भी है। और देखिए आज सारे शेयर रेड में, बिल्कुल नीचे सभी के चार्ट, क्योंकि ट्रेड डील सुनते सुनते अब काफ़ी समय हो गया और मार्केट को फाइनली इस पे फिर एक वही आंसर मिला पुराना वाला कि फिर बातचीत होगी। तो ये मार्केट को पसंद नहीं है।
मार्केट को चाहिए कि हो कुछ चीज़ हो, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मार्केट उसके हिसाब से कैलकुलेट करे। लेकिन ये जो बातचीत का दौर है, मार्केट को टेंशन पसंद नहीं है। वॉर हो जाए वो समझ आता है, मार्केट टेंशन में नहीं झेल पाता टेंशन। आगे बढ़ते हैं सर, अगली खबर है बॉन्ड मार्केट को भी एक झटका लगा। जेपी मॉर्गन ने भारत और चाइना का जो बॉन्ड मार्केट का वेटेज है वो घटा दिया है। वेटेज 10% से घटाकर 8.5% कर दिया है। इसका क्या कुछ इम्पैक्ट देखें, एफआईज फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ेगा या जो ऐसे पीएनबी गिल्ड्स जैसे काउंटर जो कि इनके फैसिलिटेटर होते हैं, इन काउंटर पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखो, ओवरऑल मैं एक्चुअली बॉन्ड डील्स को या बॉन्ड ट्रेड्स को मैं ट्रैक नहीं करता, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि दिस विल इनडायरेक्टली हैव इफेक्ट ऑन एफआईएस ओनली। बट इक्विटी मार्केट्स में उसको कैसे देखना है, आई हैव नॉट ट्रैक्ड इट। कभी मैंने बॉन्ड डील्स को ट्रैक नहीं किया है, बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट मैं जो समझता हूँ वो एफआईएस पे ही होगा, एंड दे विल बी टेकिंग मोर कंसर्न अबाउट दिस डाउनग्रेड्स। तो बट इक्विटी मार्केट्स के लिए या पीएनबी गिल्ड के लिए कितना इफेक्ट गिरेगा, आई एम नॉट एबल टू आंसर दैट। ठीक है, अब आज टॉक ऑफ द टाउन की बात करते हैं, टीसीएस के रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए टीसीएस ने क्या किया, रिजल्ट्स दिए। रिजल्ट्स में रेवेन्यू करीब 1.6% गिरता हुआ दिखाई दिया कंपनी का, और नेट प्रॉफिट करीब 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया कंपनी का। 4.86% कंपनी के नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने के लिए मिली है। 12,819 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है 12,224 करोड़ के मुकाबले। एबिट करीब 1% बढ़ा है, और मार्जिन्स भी करीब 30 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। देखिए, एक चीज़ जो कि टीसीएस के नतीजों में पहले ही बात हो रही थी कि भाई रेवेन्यू फ्लैट रहेगा 0.5%, हालांकि रेवेन्यू कम आया है थोड़ा सा, लेकिन नेट प्रॉफिट 4.86% बढ़ा है। उसके पीछे अदर इनकम का बढ़ना भी है, जो अमूमन 1,000 करोड़ आती थी वो 1,600 करोड़ आ गई है, तो 600 करोड़ रुपए प्रॉफिट में वहीं पर चले गए हैं। एबिट से पता लग जाएगा, क्योंकि एबिट 1% डाउन आया, दैट मीन्स कि यहाँ पर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ ये मार्केट को पॉजिटिव सरप्राइज़ किया है कि मार्जिन्स ठीक हैं, मार्जिन्स 30 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं इनफैक्ट। लेकिन टीसीएस के मैनेजमेंट ने क्या कहा ये आपको देखना पड़ेगा। एक बार वो देख लेते हैं। टीसीवी 12.2 बिलियन से घट के 9.4 बिलियन। उनका यही कहना है कि देखिए, हमारी जो भविष्य की डील हैं वो अभी भी लटकी हुई हैं। वो इसलिए लटकी हुई हैं क्योंकि टैरिफ के चलते अमेरिकन क्लाइंट्स को पता नहीं है कि उनको कितना इस साल में खर्च करना है। वो उनको जब क्लैरिटी मिलेगी वो तब ऑर्डर देंगे, हमारी वो पोटेंशियल डील पूरी तरह से ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। Q1 में डिमांड में गिरावट रही है, ऑफ कोर्स देखने के लिए मिलती ही। एट्रीशन रेट 13.8% है, जो कि 2 साल के हाई पर है। 11 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी। प्रशांत सर, ठीक है, टीसीएस के रिजल्ट आ गए, सब कुछ हो गया। मैं पहले आपका आईटी सेक्टर पे आउटलुक लूँगा, फिर रियल्टी पे लूँगा, और रियल्टी पे क्यों लूँगा उसका मैं रीज़न बताऊँगा। लेकिन पहले आईटी पर, आप ओवरऑल आईटी पर बता दीजिए कि टीसीएस ने तो जो करना था कर लिया, अभी टीसीएस में करें क्या? आज खरीदारी का मौका है या नहीं है, या कोई और आईटी काउंटर खरीदारी का मौका है या नहीं है, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। लास्ट 15-20 दिनों से टीसीएस एज ए स्टॉक का मैं अगर ट्रेंड देखता हूँ, या निफ्टी आईटी का मैं अगर ट्रेंड देखता हूँ, तो थोड़ा सा कॉशियस वे में नीचे आ चुका था। आई थिंक whatever the worst is expected to be in the IT company is been discounted। और जिस तरीके से टीसीएस ने अपने कमेंट्रीज और गाइडेंस में उन्होंने बताया, तो आई थिंक डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड राइट नाउ। अगर इंडेक्स वाइज देखते हो तो मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड पोजीशन में जा चुका है, तो यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड मान के मैं यहाँ पे टीसीएस पे पॉजिटिव पोजीशन पॉजिटिव क्रिएट करना चाहिए। इवन विप्रो का हो या इंफोसिस का हो, तीनों में मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो टाइम बिंग अगर किसी को आईटी को ही अगर किसी को ट्रैक करके लेना है, तो आई थिंक गो विद द लार्ज कैप कंपनीज, नॉट विद द मिड कैप कंपनीज। बिकॉज जिस तरीके से लार्ज कैप्स ने मैनेज किया है अपने मार्जिन मेंटेन करने के लिए, गाइडेंस मेंटेन करने के लिए, मीडियम और मिड और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज को शायद ज्यादा तकलीफ हुआ होगा। तो नॉट टू टेक मिड कैप आईटी कंपनीज, बट डी विद द लार्ज कैप कंपनीज। ठीक है प्रशांत सर, अब मैं रियल्टी की बात करूंगा। रियल्टी की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि देखिए, बेंगलोर और हैदराबाद और चेन्नई, ये वाला जो साउथ इंडिया की पूरी बेल्ट है, ये आईटी कंपनियों से ढकी हुई है। और जिस तरह का एट्रीशन रेट है या जिस तरह के डिमांड आउटलुक आ रहा है, इससे आईटी प्रोफेशनल्स के बीच में एक पक्की बात हो जाती है कि नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ये इस माइंडसेट के साथ कोई आदमी मकान नहीं खरीद पाता, वो भी 4-4 करोड़ के, 3-3 करोड़ के, जिस तरह के वहाँ पर बन रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो शोभा डेवलपर हैं और प्रेस्टीज है जो वहाँ पर डोमिनेट करते हैं, पूर्वांकरा है साउथ इंडियन मार्केट में,
इन सभी पर डिमांड हिट लगेगा आईटी कंपनीज के इन खराब नतीजों से? देखो सर, यस, क्वेश्चन तो परफेक्ट ही है, बट जिस तरीके से मैं Q1 में जो मंथ ऑन मंथ अपडेट्स देख रहा हूँ, शोभा का हो, प्रेस्टीज का हो, जो साउथ इंडिया में बहुत अग्रेसिवली मार्केट शेयर मेंटेन करते हैं, तो उनके नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। तो देर इज समथिंग मिसमैच, मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईटी कंपनीज में, अगर देखो आईटी कंपनीज का जो कंसर्न है, हर्डल से वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब साइकिल ऐसा नहीं है कि यहाँ से आगे 1-2 साल के लिए आईटी एज ए सेक्टर बहुत वीक लग रहा है। हमको कंसर्न ये की है कि अनदर 3 to 6 months के लिए क्या कंसर्न है आईटी एज सेक्टर में। आई थिंक डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड फॉर ए कंपनी फॉर द सेक्टर। तो मीनिंगफुल इम्पैक्ट तो मुझे लगता नहीं आना चाहिए, बिकॉज मैं जून का नंबर भी देखता हूँ, शोभा का दे हैव डिलीवर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर बिजनेस अपडेट्स। सो अगेन आईटी के लिए आई एम वेरी मच पॉजिटिव, बिकॉज उसकी साइमल्टेनियसली यू हैव दैट इंटरेस्ट रेट कट्स। लास्ट 3 टाइम जो आरबीआई मीटिंग ने जो मीटिंग किया है, उसमें ऑलमोस्ट लाइक 100 बेसिस पॉइंट का एक इंटरेस्ट रेट कट आ चुका है। तो इट इज अगेन सपोर्टिंग दी नो कस्टमर्स और नो इन्वेस्टर्स टू बाय एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो आईटी कंपनियों के इस तरह के झटके कई बार झेले हैं मार्केट ने, और उनके उसमें काम कर रहे लोगों ने, तो उनको शायद आदत है, तो इसलिए रियल इस्टेट इतना डर नहीं था। ठीक है, लॉजिकल है सर। इरिडा सर, एक और एक्सीडेंट इस रिजल्ट सीज़न का जो पहले ही दिन हो गए हैं, ये 3 एक्सीडेंट, उसमें इरिडा दूसरा वाला है। यहाँ पर एनआईए तो 36% बढ़ा, लेकिन जो जेंसोल वाला जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से इनको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी और 35% प्रॉफिट इनका गिर गया। अब इनके लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रॉस एनपीए भी बढ़ गए हैं, नेट एनपीए भी बढ़ गए हैं। सर, मार्केट को ये तो पता ही था कि जेंसोल का प्रॉब्लम आना है, तो इसमें नया क्या है, तो ये क्यों गिरा है आज? सो ओवरऑल वन ऑफ जो था, आपने जो हाईलाइट किया है उसके हिसाब से ही गिरा हुआ है। आई थिंक दैट वाज अज्यूम बाय द मार्केट्स, बट उनका इतना इम्पैक्ट, जो 35% प्रॉफिट है, वो इतना इम्पैक्ट आएगा ये शायद मार्केट्स को पसंद नहीं था। और सडनली एक कंपनी जो अच्छा जो चल रहा था, उसको अगर एक ही कंपनी के एक्सपोजर से अगर इतना बड़ा प्रोविजन बनाना पड़े, तो नाउ मार्केट इज डाउटिंग अबाउट देयर फ्यूचर ऑर्डर बुक। जो बड़े बड़े ऑर्डर बुक्स रिन्यूअल में उन्होंने ग्रांट किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर डिपेंडेंसी फॉर ए कॉर्पोरेट और सेक्टर वुड बी सो हाई, सो थोड़ा सा वैल्यूएशंस में मिलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर आके थोड़ा नॉर्मलाइज होना चाहिए। तो दैट इज वन रीजन व्हाई स्टॉक इज डाउन। ठीक है सर। अगला शेयर सर, तीसरा एक्सीडेंट टाटा एलेक्साई, यहाँ पर भी नतीजे थोड़े से वीक ही आए हैं। रेवेन्यू करीब 1.8% डाउन हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 16% की गिरावट, एबिट में करीब 11% की गिरावट, और मार्जिन्स भी श्रिंक हुए हैं, 20.1% से गिरकर 18.2% मार्जिन्स रहे हैं। तो चार पॉइंट चारों में ही एक्सीडेंट दिख रहा है। टाटा एलेक्साई आज शेयर में मेजर एक्सीडेंट है, अभी ये कितना और गिर सकता है, या यहाँ से संभलने की कुछ उम्मीद है सर? सर देखो, लास्ट 4 क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ, लास्ट सितंबर का जो नंबर था ऑलमोस्ट 230 करोड़ के आसपास उनका प्रॉफिट था, आज उसको ऑलमोस्ट 144 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आ चुका है। तो आई थिंक द ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव, मार्जिन्स वाइज भी प्रेशर चल ही रहा है। स्टॉक ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। आई थिंक द स्टॉक कैन गो बैक टू इट्स 5500 5400, वो लेवल पे मुझे लगता है फिर से एक फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं, बट टाइम बीइंग तो ट्रेंड नेगेटिव है और इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा मार्केट के प्राइस पे। सही है सर। तो रिजल्ट्स की बात तो हो गई है, लेकिन एक और कंपनी जिसको झटका लगा है वो है जी के प्रमोटर्स, जहां पर कि हमने देखा कि शेयर होल्डर्स ने प्रमोटर्स के ही कंपनी में निवेश को मना कर दिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो 2237 करोड़ रुपए डालने के लिए तैयार थे, लेकिन उस पर एक वोटिंग हुई शेयर होल्डर्स की, जिसमें कि 40.5% जो वोटर्स थे उन्होंने प्रमोटर्स की किसी भी इन्वेस्टमेंट को कंपनी में लेने के खिलाफ अपनी वोट डाल दिया कि हमें नहीं चाहिए कंपनी के प्रमोटर का पैसा कंपनी में। अब मंजूरी में हालांकि 59.5% के आसपास लोगों ने फेवर में भी वोट डाला, लेकिन अगर फेवर के खिलाफ 4 के बदले 3 के बदले 1 वोट भी है तो वो मंजूर नहीं होता एग्जैक्टली। तो मतलब कम से कम मंजूरी के लिए 3:1 का रेशो ये चाहिए। अगर ये थोड़ा भी ऊपर हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है। 40% हो गया, अगर ये 25% होता और वो 75% होता तो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सर क्या करें, ये जी के प्रमोटर अगर कंपनी में एंट्री नहीं कर पाएंगे, मार्केट तो इसको पॉजिटिवली लेना शुरू कर चुका था, शेयर चलना भी शुरू हो चुका था, लेकिन अगर जी के प्रमोटर का निवेश नहीं आएगा तो कंपनी को कहाँ से लाइफलाइन मिलेगी?
ऑब्वियसली लाइफलाइन इज अ बिग क्वेश्चन फॉर जी राइट नाउ। जब ये 10 से 15 दिन पहले जहाँ पे प्रमोटर का 2000 करोड़ का ऊपर एक मोमेंटम में आया था पॉजिटिव, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी शायद ये स्टॉक संभल जाएगा और रीब्रांडिंग भी कर रहे हैं। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो वैल्यूएशन एक कंटेंट कंपनी को मिलना चाहिए था, यहाँ से मिलना चालू हो जाएगा। बट अगेन जो आज के जो मैं न्यूज सुन रहा हूँ, कल रात शाम को ही आ गया था रिजेक्शन ऑफ दी नो इन्वेस्टमेंट बाय प्रमोटर्स, सो दैट इज राइजिंग कंसर्न अगेन। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा तू मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए चलेगा एंड दिस विल बी क्लियर वेरी सून। मुझे लगता है कि अगस्त में भी एक इमरजेंसी एजीएम बुलाया गया है, तो आई थिंक वो इमरजेंसी एजीएम में शायद क्लैरिटी मिल जाए कि इनका पैसा लेना है कि नहीं लेना है। बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव। आज का जो डिप है मैंने उसको बाय द रिस्क बोल के मैंने अपने क्लाइंट्स को दिलाया हुआ है, दिस इज अ डिस्क्लेमर फॉर एवरीबॉडी। बट अगेन मुझे लगता है कि 125 से लेके 135 ये रेंज में अगर स्टॉक कोई भी रीजन से मिलता है तो यहाँ पे रिस्क इन्वेस्टर्स लेना चाहिए एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक काउंटर सर बड़ा इंटरेस्टिंग आज मूव कर रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके मैनेजमेंट में बदलाव हुआ। रोहित जावा जो इनके जो सीईओ थे, उन्होंने अपना पद से रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया है, और अब प्रिया नायर बनेंगी नई सीईओ। ये कंपनी में पहले काफ़ी समय से काम भी कर रही हैं, लेकिन ये दूसरे सेगमेंट को कैटर कर रही थी। 2030 तक अब प्रिया नायर जो रहेंगी वो सीईओ रहेंगी। रोहित जावा 2023 में सीईओ बने थे और 2028 में उनकी टर्म पूरी होनी थी, लेकिन उन्होंने 2025 में ही रिज़ाइन कर दिया। यानी कि मैनेजमेंट लेवल पर कोई तो खुश नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपने पद से छोड़ना पड़ा है। वैसे भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो ग्रोथ है पिछले 2 साल से थोड़ी सुस्ती रही है। सर, मार्केट इसी चीज़ की खुशी मना रहा है कि एक सुस्त ग्रोथ वाली कंपनी, शायद मैनेजमेंट पर ठीकरा फोड़ दिया कि रोहित चले गए तो अब दूसरे जो आई हैं वो शायद कुछ नई एनर्जी, नई उम्मीदों के साथ आई हैं, तो यहाँ पर कुछ शायद HUL चल जाए, इसीलिए आज चला, या कुछ और भी रीज़न है? Obviously that has been the news of the day for HUL की जो नया मैनेजमेंट हेड आएगा, he or she will bring the new strategies और new growth prospect for HUL। but again second चीज मैंने देखा है मैरिको का और एक FMCG कंपनीज का जो मुझे बिजनेस अपडेट में जो पढ़ा है उसमें लगा कि दिस वाज द ऑलमोस्ट अप टू 4 to 5 क्वार्टर्स अपडेट के बाद ये पहला क्वार्टर उनका मैरिको का या डाबर का मुझे लगता है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड आया हुआ। तो आई थिंक जो FMCG सेक्टर्स के लिए मिसिंग था वॉल्यूम, जो अभी मुझे लगता है कि आना चालू हो चुका है। इट कैन बी ड्रिवन बाय द बजटरी अनाउंसमेंट जो 12 लाख तक आया था, तो दे वर एक्सपेक्टिंग सम ह्यूज कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी इन द FMCG, सो दैट इज बीन डिलीवर्ड। एंड आई थिंक HUL में भी मुझे लगता है कि ये बार बेटर देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ग्रोथ और इवन मार्जिन ग्रोथ में आ सकते हैं, तो दैट कैन आल्सो बी ए फ्यूलिंग फैक्टर फॉर टुडेज रैली।